अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। तहरीक इंसाफ ने भी मकबूलियत के जोम में वो गलतियां दोहराई जो पहले भी कई सियासी जमातों ने की और उनका खुमियाजा उन्हें पार्टी के मुंतशिर होने की सूरत में भुगतना पड़ा। तहरीक इंसाफ भी आज उसी अंजाम से दो चार है जैसे किसी वक्त में MQM थी, जिसने रियासत मुखालिफ बयानिया परवान चढ़ाया और बाद में अपनी बका की जंग लड़ते लड़ते 4 से जायद हिस्सों में तकसीम हो गई। आज तहरीक इंसाफ भी अपनी बका की जंग लड़ रही है। इसी बका को कायम रखने के खतरे से लड़ती तहरीक इंसाफ को आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ रिलीफ दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान से मुतालिक दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए कुछ शराइत के साथ बल्ले का निशान अलॉट कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के जारी किए गए पहले से महफूज तहरीरी फैसले में कहा गया है कि PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आइन के तहत शफाफ नहीं थे। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आइन के तहत 20 रोज के अंदर इलेक्शंस कराए और पार्टी इलेक्शन ना कराने पर इंतखाबी निशान के लिए नाअहल होगी। 21 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखा है कि PTI के मुताबिक शफाफ और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करा सकी कि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस काबिल एतराज़ और मुतनाज़ हैं। ऐसे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कबूल नहीं किया जा सकता। फैसले में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन किसी इकदाम से कबल नरम रवैया बरत रहा है। PTI 20 रोज के अंदर इंतखाबात करा के नताइज 7 रोज के अंदर जमा कराए। PTI 20 रोज में इलेक्शंस ना करा सकी तो इसे संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे और PTI इलेक्शंस ना कराने पर इंतखाबी निशान लेने के लिए नाअहल होगी। PTI की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मायूसी का इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से बहुत अफसोस हुआ है। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर से हमें बहुत अफसोस हुआ है। मैं समझता हूँ इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए कि इलेक्शन कमीशन ने कभी ऐसा नोटिस PTI को नहीं दिया था कि PTI के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन आईन के मुताबिक नहीं हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का नोटिस फकत इतना था कि आपके इलेक्शन जो इंट्रा पार्टीज के हो गए थे उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी। हमारे इलेक्शन हमारे आईन के मुताबिक सही और ओपन हुए थे, उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI को इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने का हुक्म दे दिया गया है, जिसे हर सूरत पूरा करना होगा। लेकिन ऐसे वक्त में जब सारी की सारी क़यादत जेलों में हो या रूपोश हो, इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराना खासा मुश्किल काम होगा। दूसरी जानिब पहले वाले इंतखाबात इस वजह से भी काबिल भरोसा नहीं रहे क्योंकि बहुत से ऐसे रहनुमा जो पार्टी में ओहदा रखते थे अब पार्टी छोड़ चुके हैं। खुद चेयरमैन PTI को पार्टी ओहदा रखने के लिए नाअहल करार दिया जा चुका है। इसी वजह से तहरीक इंसाफ इस फैसले को चैलेंज करने का इरादा रखती है क्योंकि नए होने वाले इलेक्शन शायद खुद ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ को काबिल कबूल ना हो, क्योंकि ये ऐसे इलेक्शंस होंगे जिसमें वो खुद किसी पार्टी ओहदे के उम्मीदवार नहीं हो सकते। लेकिन PTI वकील दीगर कानूनी माहिरीन से अलग राय रखते हैं। उनके मुताबिक चेयरमैन PTI को कोई माइनस नहीं कर सकता। वो हमारे चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। अब ये तो तहरीक इंसाफ की राय है, लेकिन नून के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो किसी भी पार्टी सरबराह को गैर कानूनी इकदामात पर हटा सके। इसके लिए वो नवाज शरीफ की मिसाल पेश करते हैं कि जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब को इस बात पर नाअहल किया गया था कि पार्टी के सदर नहीं रह सकते, उनके खिलाफ फैसला वो इम्प्लीमेंट हुआ था। अब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि इलेक्शन कमीशन इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जो फैसला करता है वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। अब तहरीक इंसाफ खासी दिक्कत में है। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ रिवर्स गियर में क़यादत के बहरान के बायस पार्टी इत्तेहाद खो चुकी और कारकुन कमान के दम मरकजियत के बायस शदीद कन्फ्यूजन का शिकार हैं। मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर बयानिए को परवान चढ़ाएं या परवेज इलाही, उमर अयूब और शाहमूद कुरैशी की लाइन लें, बुशरा बीबी की कमान को माने या फिर अलीमा खान के ताबे चले, उन्हें रोशनी की कोई किरण, उम्मीद की कोई राह दिखाई नहीं दे रही है। इस मायूसी के माहौल में गिरफ्तारियां, छापे और जेल जाने का डर इसके अलावा है। मरकजी क़यादत के फुकदान के बायस नजरियाती और बाद में आने वाले इलेक्टेबल्स में दूरियां बढ़ने लगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर संगीन इल्जामात के दर्जनों मुकदमात हैं। साइफर, 64 करोड़ करप्शन, अलकादा ट्रस्ट, इद्दत में निकाह और 9 मई के मुकदमात की सजाओं का हिसाब लगाया जाए तो उनका माफ़ी तलाफी के बगैर उम्र भर बाहर आना मुमकिन नहीं है। और अब तलखियों और रंजिशों के कशीदा माहौल में जेलों के अंदर से पार्टियां चलाने का दौर नहीं रहा। इसलिए लगता है कि 9 मई तहरीक इंसाफ को 1997 की सतह पर ले जाएगा। इलेक्शन की आमद है, लेकिन तहरीक इंसाफ अभी तक कोई बयानिया दे सकी और ना ही उम्मीदवार सामने आए हैं। क़यादत के जेलों में होने और साजगार माहौल ना होने के बायस पार्टी को उम्मीदवारों के बहरान का सामना है। इसलिए शुनीद है कि जमात के टिकट वकला में बांटे जाएंगे। इसमें शक नहीं है कि पार्टी का वोट बैंक है, लेकिन इन्हें कैश कराने वाला कोई नहीं है। कारकुन नजरियाती दूरी के बायस नए उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। आज जबकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अपने ब्लंडर्स के बायस अपनी बका के खतरे से दो चार हैं, इसके बाहर बैठे सोशल मीडिया टीम के कारिंदे अफाम तफहीम की बजाय फौज के खिलाफ नफरतों को परवान चढ़ा रहे हैं।
उनका एजेंडा मुल्क को मुत्तहद रखने वाली वाहिद फोर्स फौज को बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के जरिए निशाना बनाना है, लेकिन उन्हें नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। 9 मई 1997 की पोजीशन पर पीटीआई को ले आया है। एमकेएम ने अपनी मकबूलियत के उरूज पर मुल्क की सलामती पर वार करके रेड लाइन अबूर की थी और अब अंजाम सामने है। अब पीटीआई भी उसी राह गामज़द है। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं महमद ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आज के डिसीजन के बाद पीटीआई के सामने दो ही ऑप्शंस है, या तो 20 रोज के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए, तफसीली रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे, या फिर इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करें। आपने डिसाइड कर लिया है कि आप इस फैसले को चैलेंज करेंगे या फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएंगे जैसे इलेक्शन कमीशन कह रहा है? हमारी टीम ने, जो लीगल टीम, उन्होंने उनके साथ सारी बात की, उनको सारा बताया कि किस लिहाज से हमारा सब काम एज पर द लॉ हुआ था। तो अब अगर इलेक्शन कमीशन किसी भी वजह से इस चीज को एक ऐसा फैसला करना चाहता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बायस तरीके से इलेक्शन डोमेन से बाहर निकाल ले, उनका निशान कर ले, अपने ऊपर इल्जाम भी ना लाए और ये सब कुछ कर ले, तो उस चीज को सामने रखते हुए मेरा ख्याल है, जो मुझे कहा गया है वो ये है कि ये फैसला चैलेंज करेंगे और ये फैसला टोटली बायस डिसीजन के बेसिस पे नजर आ रहा है। लेकिन हुमायूं साहब, आपको तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर भी एतमाद नहीं है, यानी हाई कोर्ट के डिसीजन पर आप कौन सा एतमाद कर रहे हैं कि आप वहां से सेटिस्फाई हो जाएंगे? देखिए, इस तरह है कि जब आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करते हैं, जब चीफ जस्टिस साहब का अपना केस आया था, उन्होंने भी जजों के ऊपर एतराज किया था कि यार ये एक दो जजेस रिक्यूज कराए, इनके ऊपर मुझे एतमाद नहीं है। जब पीडीएम की हुकूमत केसेस सुन रही थी तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने इनिशियली बताया कि जो जस्टिस ख्वाजा साहब है उनसे उनका बहुत दूर मार्ग की गिरफ्तारी है, जिसको इनिशियली किसी ने चैलेंज नहीं किया था। बाद में उन्होंने कहा नहीं, हमें इतराज है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने आप को रिक्यूज कर दिया। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं सर कि अगर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन को बरकरार रखती है और आपको इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने पड़ते हैं, तो फिर क्या करेंगे? सब पे बैठा है और वो उनको ऐसा नजर आ रहा हो कि यार ये बायस्ड हो सकता है, वो उसके ऊपर पॉइंट आउट कर सकते हैं। दुनिया में जहां पे ज्यूरी होती है, वहां पे आप ज्यूरी को सवालात पूछते हैं और बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस आप उसकी प्रेजुडिस के ऊपर बेसिस पे उस ज्यूरी को वहां से हटा सकते हैं। तो उसी बेसिस पे हमारा ये ख्याल है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं हाई कोर्ट साहब के, बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि उनकी कोई पर्सनल बायसिज्म है या किसी वजह से आइदर ही इज इन प्रेशर और ही इज बायस्ड, जिसकी वजह से हमें उनके फैसलों के ऊपर एतमाद नहीं है। अब देखिए, और भी बहुत सारे जजेस हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने हमारे खिलाफ फैसले किए हैं। नहीं हुमायूं साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि चलिए आपकी पिटीशन हाई कोर्ट में एक्सेप्ट हो जाती है, समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है, केस लगता है और मेरिट्स पर यह फैसला होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन बरकरार रहेगा, फिर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएंगे? हम उसकी बायसिज्म हटा दें, ठीक है ना, उसके बाद जज बेशक मेरिट पे फैसला करें, जिस लिहाज से करें, तो हमारा हक है कि हम कहें कि यार हमें उनके ऊपर एतमाद नहीं है, हो रही अच्छा है। हुमायूं महमद साहब, लास्टली जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आपने ऑलमोस्ट एन ईयर अगो कराए थे और उसमें जो बॉडी मुंतखब हुई थी उसमें से बहुत सारे लोग तो इस वक्त मंजर आम पर है ही नहीं। मुराद सईद नहीं है, असद उमर वैसे ही सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं, फवाद चौधरी का पता नहीं कहाँ है, परवेज इलाही इस वक्त बिहाइंड द बार्स है। तो उन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की असल रियलिटी हकीकत क्या है? सवाल बनता है कि जब अगस्त में प्रेसिडेंट साहब ने कहा था इलेक्शन कमीशन को कि आओ मिलकर डेट डिसाइड करते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उससे मिलने से इनकार करते हुए अमेरिका के एम्बेसडर को मिलना तरजीह किया था उसको। ये क्यों ऐसा किया था? नंबर 2, जब प्रेसिडेंट साहब ने जो लॉ डिवीजन है उनसे राय मांगी तो उन्होंने खुलकर ऑफिस दिया था कि प्रेसिडेंट साहब का इख्तियार नहीं है। अगर ये प्रेसिडेंट साहब का इख्तियार था और उनको लॉ डिपार्टमेंट ने गलत तजवीज दी है तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? अगर इलेक्शन कमीशन को प्रेसिडेंट साहब ने लेटर लिखा था कि आओ मुझसे मिलो और इलेक्शन कमीशन उनको नहीं मिला, तो इसमें इलेक्शन कमीशन क्या सजा होनी चाहिए? मैं जस्टिस अतर मिल्ला साहब से यहाँ पे एग्री करता हूँ,
जिस लिहाज से उन्होंने कहा है कि ये सजाएं, ये चीजें नजरअंदाज नहीं की जा सकती। मैं पाकिस्तान की आवाम से पूछता हूं कि इस वक्त आप जहां बैठे हुए वहां पे हर एक काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोगों का, जस्टिस अतहर मिल्लत ने कहा है कि ये जितने भी वोटर्स हैं ये उनके हक पे डाका डाला गया है और ये एक बहुत बड़ा फैसला है। इस अवाम को इस वक्त अवाम को खामोश नहीं बैठना चाहिए, अवाम को पूछना चाहिए कि हमारा लेकिन फैसला है। वायु मेमर साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसने चेयरमैन पीटीआई को डिस्क्वालीफाई करार दिया हुआ है। ना तो वो चेयरमैन रह सकते हैं, ना ही वो इलेक्शंस में कंटेस्ट कर सकते हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये जो जस्टिस अतहर मिल्लत साहब ने अपना इजाफी नोट पे लिखा है, वो क्यों ऐसा लिखा है और उसका हम लोगों का हक, जो वोट को इज्जत दो वाला हक है, मेरे ख्याल में अभी सारी अवाम को अपने इज्जत लेने का उनको इख्तियार है कि वो अपना हक खुद लें। नहीं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस डिसीजन को भी आप चैलेंज करेंगे कोई जिसमें चेयरमैन पीटीआई को डिस्क्वालीफाई करार दिया गया है? इस डिसीजन को भी आप चैलेंज करने का इरादा रखते हैं? पहले हो जाने चाहिए, अभी इमीडिएट हो जाने चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें इस वक्त एज ऑफ टुडे, एज ऑफ नाउ, अकॉर्डिंग टू जस्टिस अतहर मिल्लत, एवरीथिंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं अहमद हमारे साथ मौजूद है। पीटीआई की लीगल टीम से एग्जैक्टली जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या इस फैसले को चैलेंज करना है या फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने हैं। व्हाट हैव दे डिसाइडेड एक्चुअली। नईम हैदर पचौदा साहब, चेयरमैन पीटीआई के वकील, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम हैदर पचौदा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फैसला हो गया कि इलेक्शन कमीशन के आज के डिसीजन को चैलेंज करना है या सोच विचार जारी है अभी? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। इलेक्शन जो है वो इस केस के अंदर पेश हुए हैं। हम जेल के अंदर आज बेसिक समात थी वहाँ पर, और वहाँ पर हम थे और वहाँ पर हमें पता चला है ये जो है फैसला इस तरह से आया है। और उसके बाद जो है अहमद खान साहब, उमैर न्याई साहब और एक आध और दोस्त शादाब जाफरी साहब, वो भी मिले हैं। इस हवाले से भी मुशावरत जो है वो मजीद होगी। हमने इनिशियल है वो इतला खान साहब को दी थी किस तरह है वो फैसला आया है, तो वो देख कर फिर डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद जो फॉरम है डेफिनेटली फिर वो हाई कोर्ट में जाने का प्रोग्राम बनता है, नहीं बनता तो वो फिर अभी डिसाइड होगा जी। थैंक यू। यानी हतमी तौर पे अभी आपने फैसला नहीं किया कि आपने इसको चैलेंज करना है या फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने? देखिए, अगर चैलेंज करने की बात हो तो मेरा ख्याल में गौर साहब की जो स्टेटमेंट चल रही है वो आपके सामने है कि हम इसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि इससे पहले तमाम तफसीलात दी जा चुकी हैं और ये बात भी बताई गई है इलेक्शन कमीशन को। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऐसा एतराज़ इससे पहले नहीं आया। जब भी उनसे मुलाकात हुई लास्ट मीटिंग के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि ये कोई गैर आइनी काम है या हो रहा है या उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट है कि आप इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं, बल्कि यही कहा गया था कि आपका निशान जो है बल्ले का वो आपका होगा बेल्ट के ऊपर। और ये भी कहा गया था कि चेयरमैन पीटीआई जो है वो ओहदे के ऊपर रहेंगे, वो चेयरमैन आपके इमरान खान साहब ही होंगे। लेकिन जो फैसला था उसका इंतज़ार बाकी था कि रिटन ऑर्डर आ जाए। तो आप पहले देख लें कि हम यही हर रोज़ गुजारिश कर रहे थे कि रिटन ऑर्डर जो है वो फरमाया जाए, ताकि लोगों के अंदर जो एक डिले करके मायूसी फैलाने की एक कोशिश की जा रही है कि खान साहब होंगे, चेयरमैन नहीं होंगे, बल्ले का निशान होगा नहीं होगा, तो वो बात क्लियर हो। और अगर हमारे खिलाफ ही कोई फैसला आता है तो हमारे पास टाइम तो होना ताकि हम उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकें। लेकिन आज जो फैसला आया उससे डेफिनेटली गौर साहब ने भी आगे फरमाया है कि उसी बात की हम भी तायद करते हैं कि बिल्कुल मायूसी हुई है, क्योंकि ये एक इस तरह की शर्त रखना, पहले तो कोई ऐसी हमें इस हवाले से कभी भी किसी मीटिंग के अंदर कोई ऐसी बात नहीं की गई। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पचौदा साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज का, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सोच विचार कर रही है कि करना क्या है। दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड केस, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। बहरिया टाउन कराची केस है, 190 मिलियन पाउंड अदायगी है। मशरिक बैंक ने केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करा दिया, जबकि मलिक रियाज हुसैन ने 190 मिलियन पाउंड केस में सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दे दी है। मशरिक बैंक ने बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी यानी एनसीए का 2019 में लिखा गया खत भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। खत का मतन यह भी बताता है कि वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट अदालत ने दिसंबर 2018 में मुतासरा फरीक का लंदन में गैर मुल्की करेंसी अकाउंट मुंजमद कर दिया था। एनसीए के खत में कहा गया है कि बरतानवी जज ने अकाउंट्स फ्रीजिंग ऑर्डर कलअदम करार दिए थे। इसके बाद नवंबर 2019 में एनसीए की जानिब से अकाउंट्स बहाल किए गए।
एनसीए के खाते मजीद इंकशाफ हुआ है कि नवंबर 2019 को अकाउंट्स में 2 करोड़ पाउंड की रकम मौजूद थी। मशरिक बैंक के जवाब में कहा गया कि अकाउंट होल्डर ने एनसीए के कहने पर नहीं बल्कि खुद रकम पाकिस्तान भिजवाई। जवाब में बताया गया कि 190 मिलियन पाउंड की रकम मलिक रियाज की फैमिली मेंबर्स की हिदायत पर पाकिस्तान मुंतकिल हुई थी। मशरिक बैंक का कहना है कि यह तासुर दुरुस्त नहीं है कि रकम हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाई गई थी। मशरिक बैंक की तरफ से जमा कराए गए जवाब में अकाउंट होल्डर की जानिब से फंड्स ट्रांसफर के लिए एक हिदायती खत भी शामिल किया गया, जिसमें अकाउंट होल्डर ने बैंक को हिदायत देते हुए लिखा कि नेशनल क्राइम एजेंसी यानी एनसीए ने वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट के हुक्म से अकाउंट गैर मुंजमद कर दिया। और दूसरा ये कि मेरे वकील को एनसीए की जानिब से मेरे हवाले से एक जो कंफर्ट लेटर है वो मौसूल हुआ। खत में हिदायत की गई है कि मैं इस खत के जरिए नाकाबिल तहरीफ और गैर मशरूत तौर पर आपको बगैर किसी हवाला, हिदायत, हद या नोटिस के बराह रास्त इजाज़त देते हूँ कि हिदायत करती हूँ कि इस तारीख पर जिस पर आपको तहरीरी तौर पर यह तस्दीक मिली है उस वक्त अकाउंट में मौजूद सारा क्रेडिट बैलेंस डेबिट किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दर्ज झेल अकाउंट में अदायगी की जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट की तफसीलात बयान की गई। और दूसरी जानिब अब ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है जिसमें मशरिक बैंक के इस लेटर का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये रिपोर्ट जमा कराई गई है और इससे ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि वो उस अकाउंट में पड़ी हुई थी जो मशरिक बैंक का अकाउंट था, वो खुद मलिक रियाज की रकम थी और वो रकम उन्होंने जुर्माने की जो रकम थी उसके तौर पर उस हेड में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा कराई है। लेकिन इसमें देखने की बात यह है कि 3 इंपॉर्टेंट एंटिटीज या स्टेक होल्डर्स है। नंबर 1 नेशनल क्राइम एजेंसी, नंबर 2 वो खुद और नंबर 3 हुकूमत पाकिस्तान। अब जाहिर है जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने मशरिक बैंक के अकाउंट में पड़ी हुई इस अकाउंट को फ्रीज किया था तो इस वजह से किया था कि ये गैर कानूनी ट्रांजैक्शन थी और गैर कानूनी ट्रांजैक्शन होते हुए ये फ्रीजिंग ऑर्डर्स जारी किए गए थे। अब जब एनसीए की तरफ से इस रकम को हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाया जाना था तो किस तरह इस लेटर के जरिए से जो मशरिक बैंक का है उससे ये तासुर दिया जा सकता है कि जी ये मेरी रकम थी और मैंने इससे जुर्माना अदा कर दिया है, तो ये एक किस्म की धूल झोंकने के मुतरादिफ भी है। दूसरी जानिब बहरिया टाउन कराची केस में कमिश्नर कराची की सरबराही में 10 रुकनी सर्वे टीम की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट में बहरिया टाउन के पास मुआहदे से जायद जमीन पर कब्जे का इंकशाफ सामने आया है। यानी वो जो 460 अरब रुपए का मुआहदा हुआ था उस मुआहदे के तहत जो जमीन का तयन किया गया था, पता चल रहा है कि उससे ज्यादा जमीन बहरिया टाउन के कब्जे में है। इससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक केस में सर्वे टीम ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई और रिपोर्ट में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बहरिया टाउन कराची का 16,896 एकड़ जमीन का मुआहदा हुआ। इस वक्त बहरिया टाउन 19,931 एकड़ जमीन का कब्जा रखता है और बहरिया टाउन मुआहदे से 3,031 एकड़ जायद जमीन पर काबिज है। रिपोर्ट में कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट बलीर में 813 एकड़ जबकि जामशोरों में 2,222 एकड़ जायद जमीन बहरिया टाउन के कब्जे में है। बहरिया टाउन की जानिब से महफूज किए गए जंगल की जमीन पर कब्जा किया गया और मज़कूरा रिपोर्ट स्पार्क को सर्वे ऑफ पाकिस्तान फॉरेस्ट की मदद से तैयार की गई है। ये अगेन बहुत अलार्मिंग चीज़ है कि 460 अरब की भी तो बात हो रही है और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहरिया टाउन की जो वकील है वो पेश हुए और उस हवाले से उनका जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ एक मुकालमा भी हुआ और वहाँ ये बात एस्टैब्लिश हुई कि ये जो रकम वहाँ पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर गैर आइनी और गैर कानूनी है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए जिसको इंडोर्स जस्टिस काजी फाइज ईसा ने किया और अब बात सामने आ रही है कि 460 अरब जिस ज़मीन के वैल्यूएशन के मुताबिक तयन कर दिए गए थे अब ज़मीन भी उससे कहीं ज़्यादा है, तो यकीनन ये मामला मज़ीद पेचीदा हो गया है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बुजुर्ग सियासतदान जिनको बिलावल साहब आजकल बुजुर्ग सियासतदान कह रहे हैं उनको किनारा कशी इख्तियार करने का मशवरा दे रहे हैं। उन बुजुर्ग सियासतदानों ने मुल्क की सियासत में अपने माजी से कुछ सीखा है या सीखने की खू रखते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ इन दिनों अपनी साहबजादी के हमरा मरी में है और मरी में वो कभी ड्राइविंग करते हुए देखे जा सकते हैं जहां वो माजी की खुशगवार यादें अपनी अहलिया के साथ मरी में बिताए हुए लम्हात को याद करते हैं तो कभी कुछ तल्ख यादों में भी खो जाते हैं। आज भी मरियम नवाज साहिबा और मरियम औरंगज़ेब साहिबा की मौजूदगी में कुछ कारकुनान थे जिन्हें वो माजी के कुछ किस्से बता रहे थे जो अपनी पॉलिटिकल लेगेसी है उसकी डिस्कशन भी कर रहे थे और फिर बहुत सारे मामलात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सौंपने की बातें भी कर रहे थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत कब आई, बतौर वज़ीर आज़म उन्हें वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से किस तरह अलहदा कर दिया गया, क्योंकि वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है और ये वक्त सदा एक सा नहीं रहता है और जो कुर्सी है यकीनन वो भी बड़ी बेरहम है। और हमारे यहाँ मुल्क में पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो वज़राए आज़म आने वाले जमहूरी तौर पर इलेक्टेड वज़राए आज़म के लिए कुर्सी भी बड़ी बेरहम रही है। यानी किस वक्त ये कुर्सी उनके कदमों से हिला दी जाएगी
बखूबी मियां नवाज शरीफ से ज्यादा ये कौन जानता है। आज मियां नवाज शरीफ साहब ने 3 बार की वजारत उज़्मा में इन तल्ख यादों को भी याद किया। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। एक 1990 में आया मैं, 1993 में फारिग, चलो जी घर जाओ। 1997 में आया, 1999 में जाओ जी फारिग, 2017 में जाओ जी फारिग। इस तरह से मुल्क नहीं चलते। एक घर नहीं चलता, मुल्क क्या चलेगा। हमने कोई सबक नहीं सीखा। वो याद कर रहे हैं कि 1990 में जब आए तो 1993 में उनकी हुकूमत को घर भेज दिया गया। फिर 98 में कैसे मार्शल लॉ के जरिए से मुशर्रफ साहब ने उनकी हुकूमत को टॉपल किया। फिर 2017 का हवाला भी दे रहे हैं कि किस तरह चेयरमैन पीटीआई को इक़्तिदार दिलवाने के लिए उस वक्त के वज़ीर आज़म को डिसक्वालीफाई किया गया। ये माजी की तल्ख यादें हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब की यादों से वाबस्ता है। लेकिन सवाल बड़ा सादा सा है कि आज जब मुल्की सियासत में बुजुर्ग सियासतदानों की बाज़गश सुनाई दे रही है, तो बुजुर्ग सियासतदान जो 3 बार वजारत उज़्मा का मज़ा चख चुके हैं और चौथी बार वजारत उज़्मा के लिए बड़े हॉट फेवरेट हैं, तो क्या वो अपनी इन माजी की तलखियों से कुछ सबक सीख चुके हैं? क्योंकि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर लाडला होने का लेबल लग रहा है। तासुर मिल रहा है कि हवाओं का रुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब है। और यकीनन जब कोई हुकूमत बैसाखियों के जरिए से आती है तो फिर ये हमें देख लेना चाहिए कि अपनी माजी की पॉलिटिकल हिस्ट्री में बैसाखियाँ खींच लेने वाले बैसाखियाँ खींच भी लेते हैं और आपकी चलती हुई हुकूमत घर चली जाती है। आज जब मियां नवाज शरीफ से ज़्यादा सीजन्ड, मियां नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड इस वक्त पॉलिटिकल लीडर शायद ही पाकिस्तान के पॉलिटिकल एरिना में हो, जो 3 बार वजारत उज़्मा का मज़ा चख चुके हैं। और आज जब वो चौथी बार वजारत उज़्मा के लिए उनकी राह हमवार हो रही है, तैयार की जा रही है, तो क्या वो माजी की उन तलखियों से कुछ सबक सीखेंगे या फिर बैसाखियों को लेना पसंद करेंगे? क्या अपने ऊपर वो लेबल लगवाना पसंद करेंगे? और फिर यही होगा कि जब उनकी हुकूमत आएगी तो उसके बाद वो बैसाखियाँ खींच ली जाएंगी, या फिर वजारत उज़्मा की जो बड़ी मजबूत कुर्सी हमेशा से तस्वुर की जाती है और हर आने वाला वज़ीर आज़म ये समझता है कि वो मुख्तार कुल है और उसकी कुर्सी बड़ी मजबूत है। मियां नवाज शरीफ साहब को यही लगा था 1996 के अंदर जब हुकूमत बनी थी कि मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, और शायद सखर के सर्कट हाउस में बैठ के मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मुझे कोई हटा नहीं सकता, मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है। और फिर देखा दुनिया ने कि वो कुर्सी हिला दी गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी यही लगता था कि मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, और फिर वक्त ने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कुर्सी भी हिला दी गई। और ना सिर्फ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्सी हिलाई गई थी, बल्कि उनके वालिद गिरामी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मजबूत कुर्सी को भी हिला दिया गया था और उनके ऐवान भी हिलकर रह गए थे। फिर चेयरमैन पीटीआई जब वजारत उज़्मा में थे तो उनको लगता था कि उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वज़ीर आज़म आज तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में नहीं आया। लेकिन चेयरमैन पीटीआई की कुर्सी भी इस अंदाज में हिलाई गई कि उसके बाद वो भी मोर और लेस कुछ इसी तरह की बातें करते हुए सुनाई और दिखाई दिए कि मुझे क्यों निकाला गया। नवाज शरीफ साहब भी यही कहते रहे, मुझे क्यों निकाला गया। तो यकीनन जब ये जख्म, ये घाव लगता है तो उसके बाद घाव खाने वाले को अंदाज़ा होता है या इदराक होता है। लेकिन सवाल ये है, क्या इदराक आज नवाज शरीफ साहब को है कि आज अगर वो लाडले होंगे तो कल को उन्हें उसी तरह से घर भी भेजा जा सकता है जैसे माजी में 3 बार वो घर गए हैं। अब बुजुर्ग सियासतदानों को माजी की कुछ बातें याद आ ही रही हैं, तो एक और बुजुर्ग सियासतदान जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं, वो भी जरा माजी करीब यादों को ताज़ा कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो बात आज कर रहे हैं, ये बात को नई नहीं है। इससे पहले भी आसिफ अली जरदारी साहब ये बता चुके हैं कि उस वक्त पीपल्स पार्टी से राब्ता किया गया था कि पीटीआई से इत्तेहाद हो जाए, और पीपल्स पार्टी सोच विचार भी कर रही थी कि उस वक्त की पीटीआई हुकूमत से कोई इत्तेहाद हो सकता है। और एक सोची समझी प्लानिंग के तहत उस वक्त भी एक बिजनेस टाइकून को यह टास्क सौंपा गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को करीब नहीं आने देना, क्योंकि बहुत इनसिक्योर थे और समझते थे कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर करीब आएंगे तो मिल के वो चेयरमैन पीटीआई की पीटीआई हुकूमत को घर भेज सकते हैं। और उसी प्लानिंग के अंडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी ये लालच दिया गया कि आप पीटीआई से इत्तेहाद कर लें, 6 वजारतें आपको मिल जाएंगी, और कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल कॉर्नर्ड रख के और पीपल्स पार्टी से मुतनफर रख के ये मामला चलाया गया। और फिर चलाने वालों ने पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को इकट्ठा किया और बिलाखिर हमने देखा कि चेयरमैन पीटीआई की चलती हुई हुकूमत वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए से घर चली गई। तो माजी में बहुत कुछ है याद करने को भी, उसमें तल्ख भी है, खुशगवार भी है, लेकिन सवाल वही है कि माजी से अब बुजुर्ग सियासतदान सीखेंगे क्या। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कैसर अहमद शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, मरी में नवाज शरीफ साहब ने आज जो गुफ्तगू की है उसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा वो ये है कि वो याद कर रहे हैं कि 1990 में आने वाली हुकूमत 93 में कैसे जाती है, फिर 98 में कैसे मार्शल लॉ के जरिए से उनकी हुकूमत को टॉपल कर दिया जाता है, और फिर 2017 में उन्हें क्यों कहना पड़ता है कि मुझे क्यों निकाला।
तो आज फिर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये लेबल लग रहा है कि वो लाडले, तासुर मिल रहा है कि हवाओं का रुख नून लीग की तरफ है, तो क्या आज फिर हवाओं के रुख से जब आप हुकूमत में आएंगे तो आपको नहीं लगता कि फिर वही होगा जो माजी में होता रहा है? ये मेरी आज मुलाकात मियाँ शहबाज शरीफ साहब से लाहौर में हुई है और खुल के बातें हुई, सारे इलेक्शंस के बारे में बातें हुई, हमने टिकट अपने इलाकों में किन को देना है उसके बारे में मशवरे हुए। और क्योंकि मेरा ज़िला चंजोट है, लास्ट इलेक्शन में सात डिस्ट्रिक्ट्स में या 6 डिस्ट्रिक्ट्स में से सिर्फ एक सीट चंजोट की, यानी जो हाफिजाबाद, चंजोट, झंग, मियांवाली, बखर, खुशाब, इन 6 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक सीट चंजोट की पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुई थी, क्योंकि इलेक्टेबल सबको डाइवर्ट कर दिया गया पीटीआई की तरफ। अब इस सूरत हाल ये है कि पीटीआई का तो शिराला ही बिखर गया, उनके अपने कैंडिडेट जो हैं उनसे हट गए हैं। नहीं शेख साहब, मेरा सवाल ये है कि बैसाखियों से जब हुकूमत मिला करती है तो बैसाखियां किसी भी वक्त छिन जाने का अंदेशा मौजूद होता है। अगर आप बैसाखियों के सहारे आएंगे तो खुदा न खास्ता बैसाखियां फिर आपसे उसी तरह माजी की तरह छीन ली गई तो फिर क्या होगा? हम बैसाखियों के सहारे कभी भी नहीं आए, आप खुद अंदाजा कर लीजिए। तमाम इस वक्त लोग PMLN का टिकट लेना चाहते हैं। क्या वजह है? कैंडिडेट जो हैं जो पहले इलेक्ट भी हुए हैं वो भी PMLN, उनको अंदाजा है ना कि आप किंग्स पार्टी है, लोगों का यू आर द फेवरेट्स। हाँ, आप जो कह लें, हम ये समझ रहे हैं कि वो लोगों को देख के, क्योंकि जो कैंडिडेट होता है ना उसका पब्लिक की नब्ज पे हाथ होता है। वो समझते हैं कि लोगों का रुझान किधर है, वो लोगों का रुझान देखकर इधर आ रहे हैं। जो आप कह रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए कि बैसाखी, कौन सी बैसाखी आपने देखी है? सारे कैंडिडेट जितने भी इन जिलों के हैं वो PMLN की तरफ देख रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं PMLN को। तो अब बाकी पार्टियों को चाहिए ना, या हमें बताएं कि उनको कहाँ ये नजर आ रहा है कि हमारे शेख साहब, आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, आपके कायद मियां नवाज शरीफ साहब बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, बड़े सीनियर सियासतदान है, माजी में उन्होंने ये घाव खाए हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि माजी में की हुई गलतियों से सबक सीखा आपने, या फिर एक बार फिर गलती करने के लिए तैयार है और फिर उसका खमियाजा भुगतने के लिए भी रेडी हैं आप? देखिए, ये माजी से तो हर कोई सबक सीखता है और सबक सीखना भी चाहिए। गलतियां मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौरे वज़ीर उज़्मा में, वज़ीर आज़म जो थे उसके दौरान ही कहा कि हम सब ने पीछे गलतियां की हैं, पीछे माजी में गलतियां की हैं, और हम सबको मिल के ना इस वक्त एक कंसेंसस बना के मुल्क को आगे बढ़ाना है। अब पाकिस्तान इस वक्त अगर 64 करोड़ लोग दुनिया में बिलो पॉवर्टी लेवल हैं, तो उसमें से 9.5 करोड़ तो पाकिस्तान के हैं। दुनिया की आबादी का 3% पाकिस्तान की आबादी है, लेकिन गुर्बत की लकीर के नीचे जो लोग हैं वो दुनिया के 16% पाकिस्तान में बसते हैं। यानी हर छठा बंदा दुनिया का जो गरीब है वो पाकिस्तान का है। तो हमें ख्याल करना है, हम क्या करते थे आपस में पॉलिटिकल टर्माइल करके, हमने क्या रिजल्ट ले लिया? हमारे पड़ोस में तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। सर, पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करें ना, ये पॉलिटिकल कंसेंसस क्यों डेवलप नहीं कर पा रहे? पीपल्स पार्टी के इतने रिजर्वेशंस हैं, जिस तरह मौलाना से मिलने के लिए चले गए, क्या मियां साहब को नहीं चाहिए कि बड़ा होने के नाते वो जाए पीपल्स पार्टी से आसिफ अली जरदारी और बिलावल से भी मिल ले, मुलाकात कर ले और ये दूरियां खत्म करें? वो मियां साहब तो खुद कह रहे हैं कि मैंने सबसे मिलना है, सबसे। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है, आते ही कहा है, अपने जलसे में ये बात की है उन्होंने कि हम सब को के साथ मिलके सियासत करेंगे। जरदारी साहब से मुलाकात के लिए कब जा रहे हैं मियां साहब? सर, अब ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में जल्द होगी मुलाकात, क्यों होनी चाहिए। पीपल पार्टी हमारी एलाई थी, अभी हमारे साथ ही थे, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा है, मैं वहीं बैठा था, कि मियां शहबाज शरीफ साहब पीपल पार्टी के ज्यादा वजीर आजम करीब हैं उनके, पीपल पार्टी के और बनिस्बत नून लीग के। इससे ऊपर और कम्प्लीमेंट क्या हो जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने? तो क्या मसला शहबाज शरीफ साहब से नहीं, नवाज शरीफ साहब से, बिलावल साहब को या पीपल्स पार्टी को? नहीं, किसी से कुछ नहीं है। पार्टियों को देखें, उनका पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ है। अगर उनको कोई एतराज है तो आपस में हम मिल के बैठेंगे, जैसे आपने कहा मुलाकात होगी, आपस में बातचीत होगी, यही होना चाहिए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए। हमें देखिए, मैनिफेस्टो पे इख्तलाफ हो सकता है, पॉलिसीज पे इख्तलाफ हो सकता है, हमारी दुश्मनी नहीं है। पीपल पार्टी जब अपोजिशन में थी 2013 से 2018, मैं समझता हूं उन्होंने एक ग्रेसफुल अपोजिशन की है।
हम अभी पीपल पार्टी के साथ हमारे राब्ते हैं, होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि जमहूरियत में पार्टियों के राब्ते तो एक दूसरे से रहेंगे तो मिलजुल के चलेगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो स्मॉग के बायस पंजाब में एक बार फिर लॉकडाउन, जिसे स्मार्ट लॉकडाउन कहा जा रहा है, वो कर दिया गया और पंजाब के 10 अजला में पाबंदियां हैं जिनका सामना करना पड़ेगा जुमा, हफ्ता और इतवार के रोज। क्या पाबंदियां होंगी, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं जो अप्लाई की गई हैं? पंजाब में रवा बरस भी मौसम सरमा का आगाज होते ही स्मॉग ने डेरे डाल लिए और सुबह पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में गुज़श्ता हफ्तों में फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से पैदा होने वाली स्मॉग की मिकदार इंतहाई खतरनाक सतह पर पहुंच गई है। हालिया डेटा के मुताबिक रवा माह लाहौर शहर मुतअद्दिद बार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा। नज़ला, खांसी, गला खराब, सांस की तकलीफ और आंखों में जलन वो ज़ाहिरी अलामात हैं जो स्मॉग के बायस हर उम्र के शख्स को बुरी तरह मुतासर करती है, जबकि स्मॉग इंसानी सेहत को ऐसे नुकसानात भी पहुंचाती है जो बज़ाहिर फौरी तौर पर नज़र तो नहीं आते, लेकिन वो किसी भी शख्स को मूजी मरज़ में मुब्तला कर सकते हैं, जैसा कि फेफड़ों का ख़राब होना या कैंसर। निगरां पंजाब हुकूमत स्मॉग के मसले से निपटने के लिए दिन रात एक किए हुए है। 2 हफ्तों कबल जब स्मॉग उरूज पर थी तब भी पंजाब हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए इस पर काबू पाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐन वक्त पर बारिश होने से स्मॉग में नुमाया कमी हुई तो अवामी सहूलत के लिए यह फैसला वापस ले लिया गया। लेकिन अब एक बार फिर पंजाब में फ़ज़ा इंतहाई जहर आलूद हो चुकी है, जिस पर आज पंजाब हुकूमत ने इंसानी सेहत को महफूज बनाने के लिए कुछ उम्दा फैसले लिए हैं, जिसका ऐलान खुद वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सूबे में स्मॉग पर काबू पाने की कोशिशों के सिलसिले में अहम इक़दामात का ऐलान करते हुए डिवीजन्स में तमाम तालीमी इदारे जुमे और हफ्ते को बंद रखने का ऐलान कर दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे सारे फैसले लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन के लिए हैं, क्योंकि इन 6 डिवीजन्स में स्मॉग का असर बहुत बुरा आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। फ्राइडे सैटरडे को स्कूल्स ऑफ होंगे। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक स्टूडेंट्स को हम सब्सिडी पे देंगे। 29 नवंबर को लाहौर वाली साइड पे कोशिश करेंगे कि हम अगर पॉसिबल हुआ तो वो रेन कर लें कि मार्केट्स फ्राइडे और सैटरडे को 3 बजे खुलेंगी। संडे को पूरी मार्केट्स हर तरह की वो क्लोज होगी। रेस्टोरेंट्स भी इस तरह 3 बजे फ्राइडे सैटरडे को खुलेंगे। संडे के दिन मार रोड सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक साइकिलिंग के लिए होगी सिर्फ। अब जो अहम पॉइंटर्स पंजाब हुकूमत की तरफ से सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 6 डिवीजन्स में जुमे हफ्ते को तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जुमे हफ्ते को मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स 3 बजे खोलने, इतवार को बंद रखने का फैसला। हालात साजगार होने की सूरत में 29 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश की कोशिश का ऐलान भी सामने आया है और मॉल रोड लाहौर इतवार को सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ साइकिल्स के लिए खोलने का फैसला हुआ है। सरकारी मुलाजमीन को लीज पर मोटर बाइक्स देने का ऐलान भी किया गया है और 10,000 तलबा को सब्सिडी पर मोटरसाइकिलें देने का फैसला भी हुआ है। अब हुकूमत तो अपनी सतह पर स्मॉग से बचाव के लिए कुछ इक़दामात हमें अपनी बेहतर सेहत को यकीनी बनाने के लिए अपने तौर पर भी करने होंगे ताकि महफूज रह सकें। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।